नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर से आपकी फ्रेंड प्रीति हाजिर है आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर के फेमिनिज़्म। तो आइए आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और आज आपकी फ्रेंड आपको ये नया चैप्टर पढ़ाने वाली है। तो इसको देख कर के डरना नहीं है कि हमें इसमें कितना ज़्यादा पढ़ना है। अरे बहुत छोटी सी बात है और बहुत सिंपल सी बात है। अगर एक बार भी आपने थोड़ा सा इसको समझ लिया तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में इसको अच्छे से समझाती हूँ कि एक्चुअली फेमिनिज़्म क्या होता है, इसके क्या-क्या मतलब इसकी ओरिजिन कैसे हुई, क्यों हुई और इसमें क्या-क्या बदलाव किए गए, कैसे-कैसे वेव्स आई, ठीक है? और इसके क्या टाइप्स हैं, क्या राइट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इश्यूज़ थे, वो सब मैं आपको धीरे-धीरे इसमें इस चैप्टर के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि इसका नाम है फेमिनिज़्म और फेमिनिज़्म को हम हिंदी में कहते हैं नारीवाद। तो हम समझते हैं कि फेमिनिज़्म को क्यों लाया गया। तो देखते हैं कि जब पहले के समय में जब 19th सेंचुरी का वक्त था, तो उस समय ऐसा था पुराने समय में कि चाहे वो फॉरेन की औरतें हों, चाहे हमारे देश की औरतें हों, मतलब औरतों को कोई ज़्यादा हक नहीं थे, है ना? औरतों को हमेशा पिछड़ा ही समझा जाता था। औरतों को हमेशा समझा जाता था कि ये तो किसी भी काम की चीज़ नहीं है। जिसके घर में भी पहले कभी बेटी हो जाया करती थी तो लोग उस समय बैठ कर के खूब रोया करते थे, बिकॉज़ लोग स्त्री को होना एक अभिशाप समझते थे। अब मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि लोग उस समय स्त्रियों को इतना बोझ क्यों समझते थे। लड़कियों को बोझ इसलिए समझा जाता था कि पहले तो उनके ऊपर शारीरिक जो हमारी संरचना होती है, तो शारीरिक तौर पर भी उनको जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, उनसे भेदभाव किया जाता था। लड़के और लड़कियों में हमेशा से ही भेद होता आया है। ये तो समाज में हमने देखा और बहुत ज़्यादा व्यापक भी हुआ करता था। लेकिन धीरे-धीरे समय बदला और लोगों ने अपनी सोच को बदला। गवर्नमेंट ने और यहाँ तक कि बड़े-बड़े एनजीओज़ ने कई सारे बदलाव किए और औरतों को अपने उनके हिस्से की जो है खुशियाँ देना स्टार्ट करी। तो हम एक-एक राइट्स के थ्रू हम जानते हैं कि उन्हें कौन-कौन से राइट्स दिए और औरतों को उससे रिलेटेड क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। अब जैसे कि मैं पहली बात करूँ, राइट ऑफ वोटिंग, है ना? तो वोटिंग का मतलब होता है कि आप अपना खुद का मतदाता चुनते हैं, ठीक है? चूज़ करते हैं। लेकिन पहले के समय में औरतों को वोटिंग का कोई अधिकार नहीं होता था। उनको कभी भी राजनीति में खड़े होने तक का अधिकार नहीं था। अब वो राजनीति में क्यों नहीं खड़ी हो सकती थी? क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर कोई औरत पढ़ी लिखी होती, है ना, वो अपने अच्छे और बुरे का जान पाती और उसे समझ में आता कि नहीं, लड़कियों में और लड़कों में कोई अंतर नहीं होता है, तो ही वो अपने इस राइट की बात कर पाती। लेकिन धीरे-धीरे समय बदला, जब लड़कियों ने सबसे पहले राइट ऑफ एजुकेशन पाया, जब वो थोड़ा पढ़ने लगी, लिखने लगी, जब उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ, तो तब ये सोच बदली और उन्हें राइट ऑफ वोटिंग का हक मिला, जिससे कि उन्हें भी वोटिंग का अधिकार मिला और वो खुद अपनी पसंद से अपने नेता को चुन सकती थी। इसके बाद आता है राइट इन रिप्रोडक्शन। यहाँ पर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि देखिए, राइट इन रिप्रोडक्शन का मतलब ये था कि पहले के समय में, यानी कि अभी भी होता है कुछ इलाकों में या कुछ आई मीन टू से कुछ जगहों पे होता होगा मे बी, है ना? तो राइट इन रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि लड़कियों को सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो बच्चा पैदा करने की एक मशीन समझा जाता था। 8 से 10 बच्चे पैदा कर लिए, 3 से 4 बच्चे पैदा कर लिए। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी आप बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। फिर इसके बाद में और दुःख ये हुआ कि जो मतलब कि जो फीमेल्स के जो फीमेल बच्चा होता था, जो चाइल्ड, जो अनबॉर्न बच्चा होता था, जो अगर वो लड़की होता था, तो उसको मार दिया जाता था। तो रिप्रोडक्शन उसको अबॉर्शन का कोई राइट नहीं होता था। वो अपनी इच्छा से कभी भी, मतलब ये नहीं था कि वो जब चाहे वो बच्चा कर सकती है, ऐसा नहीं था। उसको फैमिली के अनुसार ही चलना पड़ता था, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती थी। अगर फैमिली वाले चाहते थे कि 10 बच्चे होंगे तो वो 10 ही होके रहते थे, चाहे उसके लिए उसकी हेल्थ ख़राब हो जाए, चाहे वो मर जाए। तो फिर सरकार ने इन सब के लिए भी चेंज करा और उसको राइट ऑन इन रिप्रोडक्शन दिया, यानी कि वो अब जो है औरतों पर पूरा
अधिकार है कि जब भी वो किसी भी बच्चे को जन्म देना चाहती है तो वो अपनी स्वेच्छा से दे सकती है। और आजकल तो एक स्लोगन भी बना दिया गया था कि हम दो और हमारे दो वाला। तो इससे क्या होता है कि औरतों की सेहत पे कोई बुरा असर भी नहीं पड़ता है, और जब वो चाहे वो तब एक बच्चे को जन्म दे सकती है। तो इसका कहते और अबॉर्शन करना चाहे तो पहले उसके लिए लीगली हमें थोड़ा-सा लीगली हमें थोड़ा-सा कुछ प्रोसेस करना पड़ती है। और अगर गवर्नमेंट या फिर बाकी कुछ डॉक्टर्स वगैरह उसकी हेल्थ इश्यूज़ नहीं हुई और अगर ये ज़रूरी है तो वो अबॉर्शन भी करा सकती है। तो ये हुआ राइट इन रिप्रोडक्शन। फिर इसके बाद हुआ राइट इन प्रॉपर्टी। अब राइट इन प्रॉपर्टी का मतलब होता था कि पहले के समय में लड़कियों की शादी कर दिया करते थे तो उनको कोई हक नहीं दे करते थे। ऐसा कि उनको ऐसा कहा जाता था कि अब हमने तुम्हारी शादी कर दी है, तुम्हें दहेज दे दिया, तो समझ लो वही तुम्हारी प्रॉपर्टी है। तो उनको ना तो हस्बैंड की तरफ से प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिलता था, ना उसके माँ-बाप की तरफ से कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता था। लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने सारे जो है लॉज़ बदल दिए हैं। अब ये लॉ आ चुका है कि भले ही लड़की की शादी हो जाए लेकिन इसके बावजूद भी उसके माँ-बाप की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा रहता है, और शादी के बाद में भी जो हस्बैंड द्वारा अर्जित है उसके पैसों पे और उसकी प्रॉपर्टी पे उसका हक होता है। तो अब हमें राइट इन प्रॉपर्टी भी मिल चुका है। राइट ऑफ एजुकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि शिक्षा अभियान चलाए गए थे, सरकार ने अभी बहुत ज़ोरों शोरों से चलाया था कि बच्चों को स्कूल भेजिए, एक लड़की को स्कूल भेजिए, क्योंकि एक लड़की अगर पढ़ती है तो उसके पीछे पूरा ख़ानदान पढ़ लेता है, उसकी आने वाली जनरेशन्स पढ़ लेती है। तो हमें लड़कियों को शिक्षा का अधिकार भी देना चाहिए, क्योंकि अगर एक लड़की शिक्षित होगी तो ही तो आगे आने वाली जनरेशन्स अच्छी हो पाएंगी। अदरवाइज़ सबके सब अनपढ़ रह जाएंगे तो उससे क्या होगा कि देश भी पीछे रह जाएगा और हमारा समाज भी कभी आगे ना बढ़ पाएगा। इसलिए इसको हमने राइट ऑफ एजुकेशन के उस पर डाल रखा है। नेक्स्ट है इक्वालिटी। अब यहाँ पे मैं इक्वालिटी की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि लड़के और लड़कियों में कितना ज़्यादा भेद होता था। यानी कि सब कहते थे कि लड़का लड़का अगर किचन का काम कर ले तो उसको सब हँसते थे। फिर इसके बाद में अगर लड़की अगर थोड़ा-सा भी बाहर जाके कोई कार्य कर ले तो लोग उस पे भी हँसते थे। तो इक्वालिटी का मतलब ही यही होता है कि जो कार्य लड़के कर सकते हैं वही कार्य लड़कियां भी कर सकती हैं। अगर बाहर लड़का जाकर के नौकरी कर सकता है तो लड़की भी जाकर के नौकरी कर सकती है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं आपको टाइप्स एक्सप्लेन करूँ या टाइप्स बताऊँ आपको इसके, मैं आपको यहाँ पर एक बात एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ। देखिए, माना कि फेमिनिज़्म हमारे को बहुत कुछ देकर गया। इनफैक्ट मैं भी बीइंग अ गर्ल मैं भी आपको यही बता रही हूँ कि मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन स्टिल आजकल जो है इन राइट्स के बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किए जाते हैं कुछ स्त्रियों के द्वारा। आए दिन हम टीवी पर या फिर कहीं ना कहीं देख लेते हैं कि लड़कियां जो है अपने इन हकों का जो है दुरुपयोग कर जाती है। उससे जिन लड़कियों के ऊपर वाकई में आप बीतती है तो वो पीछे रह जाती हैं, उनको वो हक नहीं मिल पाते, क्योंकि एक मछली जो होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर एक लड़की क्रूएल है, अगर एक लड़की जानबूझ करके दूसरे को फंसा करके अपने इन अधिकारों का अवांछित तरीके से उपयोग कर रही है, तो फिर जो समाज के दिल और दिमाग में यही बैठता है कि सारी लड़कियां ऐसी होती है। लेकिन ये गलत है, हमें हमारे राइट्स का जो है वो गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत होता है। अगर समाज ने औरतों को कुछ अधिकार दिए हैं तो वहीं पर ही मर्दों को भी कुछ अधिकार देने चाहिए। ऐसा गलत है कि हर मर्द गलत होता है या हर लड़का जो होता है वो अगर स्त्री की तरफ देख ही रहा है तो वो गलत होता है, तो ऐसा गलत है। तो हमें कभी भी एक पक्ष सुन करके एक पक्ष का को ही देख करके पूरा नहीं बोल देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई लड़की जा रही है रास्ते में और अगर कोई लड़का उससे मदद मांग रहा है या फिर वो उसको कुछ मतलब अगर वो उसको कुछ नहीं भी बोलते, अगर कुछ पूछ भी रहा है, तो आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते कि वो लड़का गलत है, क्योंकि आजकल कुछ लड़कियां उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। जिस प्रकार से कि पहले के समय में लड़का कभी लड़कियों के साथ गलत कर दिया करते थे, तो वैसे ही आजकल लड़कियाँ भी लड़कों के साथ गलत कर देती है। तो हमें जो है निष्पक्ष होकर के सारे पॉइंट्स को देखना चाहिए। जैसे कि एक स्त्री, एक लड़की एक इंसान होती है, ठीक उसी प्रकार
प्रकार से लड़का भी तो एक इंसान होता है, दोनों की अपनी अपनी इज़्ज़त होती है, एक लड़की की भी अपनी इज़्ज़त होती है, एक लड़के की भी अपनी इज़्ज़त होती है। तो इसलिए हमें अगर सरकार ने या फिर हमें अगर सरकार ने या एनजीओज़ वगैरह ने अगर हमें कोई राइट्स प्रोवाइड किए, लॉ ने अगर हमें कोई राइट्स प्रोवाइड किए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें अच्छे से उपयोग करें, ना कि हम किसी को फंसा के, किसी को बेइज्जत करके, किसी के ऊपर गलत आरोप लगा करके हम इस राइट्स का उपयोग करें। आई होप मुझे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे आते हैं टाइप्स पर। तो फेमिनिज़्म के दौर पे ये जो हमको राइट्स दिए गए, इसके बाद में इसके कई सारे टाइप्स भी आए हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, लिबरल फेमिनिज़्म, रेडिकल फेमिनिज़्म, मार्क्सिस्ट, फिर इसके बाद सॉरी ये रेडिकल दोबारा लिखा गया मुझसे, पोस्ट कॉलोनियल, और एक है इको फेमिनिज़्म। देखिए जी, आप इनके टाइप्स के मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि क्या है ये। देखिए, लिबरल जो फेमिनिज़्म था तो उनका ये मानना था कि स्त्रियों को पूर्णतः आज़ादी दी जाए, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरल बेसिस पे, मतलब हर बेसिस पे इनको जो है वो आज़ादी दी जाए, ठीक है। फिर इसके बाद में रेडिकल होता है। देखिए, रेडिकल मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले लिबरल समझा दिया मैंने आपको कि लिबरल फेमिनिज़्म क्या चाहता था, कि लिबरल फेमिनिज़्म ये चाहता है कि औरतों को हर एस्पेक्ट से, हर फील्ड में आज़ादी दी जाए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, सोशल हो, कल्चरली हो, तो उसको हर चीज़ पे आज़ादी दी जाए। फिर इसके बाद में मार्क्सिस्ट फेमिनिज़्म क्या होता है कि वो चाहते हैं कि भाई एक आदमी और एक औरत अगर एक ही जगह पर जॉब करते हैं, अगर वो एक ही जगह पे जॉब करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि मर्द को ज़्यादा पेमेंट किया जाता है और औरत कितना भी काम कर ले औरत को कम आंका जाता है, कम ही पेमेंट किया जाता है। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज़्म का मानना है कि दोनों को इक्वली पे किया जाए, यानी कि अगर आप 10 रुपये किसी काम के अगर मर्द को दे रहे हो एक ही काम के लिए, तो 10 रुपये आपको वही औरत को भी देना है। आप 10 रुपये आप औरत को सिर्फ 6 रुपये दे के नहीं भगा सकते। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज़्म का मतलब ये होता है कि आप जो है वो रेडिकल, यानी कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज़्म का मतलब यही होता है कि आप जो है दोनों को इक्वली पेमेंट करें। इसके बाद आता है रेडिकल फेमिनिज़्म। तो रेडिकल, जैसे कि हमको नाम से ही लिख रहा है कि रेडिकल फेमिनिज़्म का क्या मतलब होता है, रेडिकल दोनों ही चीज़ों को अपोज करता है। रेडिकल जो है लिबरल को भी अपोज करता है और मार्क्सिस्ट को भी अपोज करता है। अब ये अपोज क्यों करता है भाई, ये तो बोलता है कि भाई हमको तो पितृसत्तात्मक चाहिए ही नहीं, मतलब कि वो कम्प्लीटली डिनाई करते हैं। जैसे कि लिबरल हुआ, मार्क्सिस्ट हुआ, तो ये दोनों हक की बात कर रहे हैं ना, दोनों को वो चाहते हैं कि भाई दोनों को ही कहीं ना कहीं राइट्स मिल जाएं, पॉलिटिकली, सोशली। अब मार्क्सिस्ट भी कह रहा है ना कि दोनों को 10 रुपये पे करा जाए, ये भी बराबर और ये भी बराबर। लेकिन रेडिकल तो मना ही कर रहा है, रेडिकल तो इन दोनों को अपोज करता है। रेडिकल कहता है कि नहीं नहीं, औरतों को आगे बढ़ाना है और पितृसत्तात्मक थ्योरी को बिल्कुल ही डिक्लाइन कर देना है, हमें पितृसत्तात्मक बिल्कुल चाहिए ही नहीं। अब इसके बाद हम आते हैं पोस्ट कॉलोनियल। तो पोस्ट कॉलोनियल का क्या मतलब होता है कि पोस्ट कॉलोनियल, जैसे कि नाम से ही दिख रहा है, तो पोस्ट कॉलोनियल मतलब कि हर देश की जो होती है वो अपनी अपने कल्चर होता है, हर देश के हालात अलग अलग होते हैं, हर देश की भाषाएं अलग अलग होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ हिंदुस्तान की औरतों के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वही प्रॉब्लम जो है वो अमेरिका की या इंग्लैंड की औरतों के साथ में भी वही प्रॉब्लम होगी, है ना, या फिर जो उनकी औरतों के साथ प्रॉब्लम है वो हमारी औरतों के साथ में भी होगी। तो सबकी प्रॉब्लम्स जो होती है वो अलग अलग होती है। तो जो उनकी सुनवाई होती है तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट कॉलोनियल, मतलब किसी कॉलोनियल लेवल पर औरतों की प्रॉब्लम का समाधान करना, तो उसको कहते हैं हम पोस्ट कॉलोनियल। फिर आते हैं इको फेमिनिज़्म। अब इको फेमिनिज़्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम से ही दिख रहा है, इको एंड फेमिनिज़्म, यानी कि कुछ एनवायरमेंटल से रिलेटेड है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि औरतों को भी बचाना है और साथ में पर्यावरण को भी बचाना है, क्योंकि पर्यावरण दूषित हो रहा है तो इसलिए औरतों पे भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई जैसे पहले के समय में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते थे, अच्छी ऑक्सीजन मिलती थी हमको, हमारा खाना शुद्ध होता था, पानी शुद्ध होता था, यहाँ तक कि सब कुछ शुद्ध होता था। तो जैसे जैसे अब पर्यावरण दूषित होता जा रहा है तो हमें कहाँ शुद्ध खाना मिल रहा है, शुद्ध घी मिल रहा है, ना शुद्ध पानी मिल पा रहा है, ना शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है। तो उसका पूरा असर जो होता है सबसे ज़्यादा बोले तो रिप्रोडक्शन, मैंने क्या कहा आपको, रिप्रोडक्शन ज़्यादा नेसेसिटी होता है, तो सबसे पहले औरतों पर ज़्यादा असर पड़ता है। यहाँ तक कि मैं तो कहती हूँ कि जेंट्स पर
पर भी असर पड़ता है, क्योंकि अगर आपको अच्छा खाना पीना नहीं मिलेगा तो आपका आगे का जो जनरेशन होगा वो कैसे अच्छा आ पाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि औरतों को भी बचाना है और एनवायरनमेंट को भी बताना है, तो इसको इन्होंने इको फेमिनिज़्म का नाम दे दिया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी मेहनत लगाकर आपको समझाने की कोशिश करी है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग जाते हैं या रह जाते हैं तो प्लीज़ आप मुझको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, फेमिनिज़्म। तो फिर हम आगे जो है कोई अच्छा सा नेक्स्ट चैप्टर लेकर मैं आपके लिए आऊँगी। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा आप कौन सा पढ़ना पसंद करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।